कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इससे पहले हम लोग वीवीटी के बारे में पढ़ चुका है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने कहा था जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है तो उसमें बहुत सारी बातें आती है, सिर्फ उसका नाम लिखना, आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी होना जो वर्नर्स थ्योरी से हमको मिलता है तो उससे एनफ नहीं है। बहुत सारे डेटा हमें उसके प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग हमें जानना पड़ता है। तो इस सिलसिले में बॉन्ड थ्योरी आ गया इसके अंतर्गत। अब बॉन्ड थ्योरी में कई तरह के बॉन्ड थ्योरी की बात होती है। एक बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने जस्ट पढ़ चुका है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आप नहीं देखा है आप जाकर के लिंक में हमारे वीडियोस को आप देख सकते हो, वहां से आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में सारा डिटेल पता चल जाएगा। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स का मतलब है कि बहुत कुछ नहीं बता पा रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में, तो कुछ ड्रॉबैक्स है जिसको दूर करने के लिए एक नया थ्योरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी में हमारा ड्रॉबैक्स क्या है, यानी उसमें खामियां त्रुटि क्या रह गया है। तो इसमें जो लिमिटेशंस यानी जो ड्रॉबैक्स है वो कुछ इस तरह से हमने पॉइंट आउट करा है। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट कलर। इसमें मोस्टली जो कंपाउंड होता है बच्चों, ज्यादातर कंपाउंड कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स है कलरफुल होता है, कोई ना कोई इसमें कलर होता है। तो मोस्टली कलरफुल कंपाउंड होता है, कलर के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स हुन्स रूल इज नॉट ओबेड। हुन्स रूल क्या कहता है कि अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें भरना है तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि डी 5 ऑर्बिटल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल को अगर फिल करना है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन पहले हर ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद जो है पेयरिंग शुरू होता है। तो यहाँ पे हुन्स रूल को कई जगह में हम लोग ओबे नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये खामी है उसका। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट इनर आउटर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स। इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है ये। इट डज नॉट एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक डाटा। क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक डाटा के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ये। उसके बाद डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं जब कॉम्प्लेक्स को हम लोग सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन कराते हैं किसी के साथ तो उसकी रिएक्टिविटी की बात को हम लोग नहीं यहाँ एक्सप्लेन कर पाता है। उसकी रिएक्टिविटी को हम लोग थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक स्टेबिलिटी कहते हैं। तो इसके बारे में भी इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ नहीं बताया गया है। इट डज नॉट एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो क्या वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, इसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बारे में भी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कहता है कि ये सारी उसके अंदर ड्रॉबैक्स है या उसका लिमिटेशंस कहा जाए जिनके बारे में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता। तो इसके लिए हम लोग ये नया थ्योरी पढ़ते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक नया थ्योरी आ गया जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट बेथेन ब्लैक। उस थ्योरी के अंतर्गत कुछ बातें हैं, एजम्पशन है जो एज्यूम किया गया है, वो है लिगेंड्स को यहाँ पे पॉइंट चार्ज ट्रीट किया जाएगा। जैसे फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट चार्ज की बात हम लोग करते थे, तो यहाँ लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज की तरह से यहाँ ट्रीट करना है। नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। लिगेंड ऑर्बिटल और मेटल ऑर्बिटल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया है कि पहले वो रिक्वायर्ड जितने भी लिगेंड्स है वहां उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, डेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो उतने वैकेंट ऑर्बिटल हमें चाहिए। फिर वो वैकेंट ऑर्बिटल अगर अलग अलग सबसेल से है तो उसको फिर हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। तो इस तरह की बात यहाँ हम लोग नहीं करते हैं इसमें। उसके बाद कहता है इन फ्री स्टेट डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। यानी अब जब अगर कोई मेटल के सामने आसपास कोई कंपाउंड नहीं है, कोई लिगेंड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो उस समय जो CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, डी ब्लॉक का जो मेटल है, उसके डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स या डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल माना जाएगा। उसको डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं हम लोग। तो ये उसका एजम्पशंस है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसको देखने के लिए कुछ अलग अलग कंपाउंड पर हम लोग विचार करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ बेसिकली हमें दो देखना है, एक देखना है ऑक्टाहेड्रल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आपके सिलेबस जो डिजाइन है क्लास 12 के लिए NCERT ने यही दो को लेकर चला है, 6 और 4। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो ज्योमेट्री का शेप है, नाम है, उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो आता है
ये D2sp3 लेते हैं या sp3D2 लेते हैं। तो अब ये देखना है कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल का शेप नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ऑक्टाहेड्रल का शेप कुछ इस तरह का होगा। ये पहले आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर दे, एक्चुअली स्क्वायर होता है, और इस एलोंग में एक्स एक्सिस कर दो और इसके एलोंग में वाई एक्सिस कर दो और वर्टिकली इस प्लेन पर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस कर दो। उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिटल्स को हम लोग दिखाते हैं। क्योंकि डी ऑर्बिटल की जब बात होती है बच्चों, तो डी ऑर्बिटल का जो 5 अलग अलग शेप है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, डी ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप। तो मैं हल्का सा यहाँ आपको बता दूं उसका शेप किस तरह का होता है। तो पहले आप इसको देख लो, अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो किस तरह का होगा। तो इसमें 2 जो ऑर्बिटल है डी का, एक तो ये हो जाएगा इस तरह से होगा और ये एक इस तरह से होगा, और दूसरा जेड की तरफ होता है इस तरह से, और एक जेड की तरफ जो होने वाला है वो उसके साथ एक रिंग आता है। तो ये उसका एक शेप है। अब यहां से हम लोग करते क्या है, इसके शेप को बनाने के लिए हम लोग यहाँ से हर एक लिगेंड्स के साथ लोब्स के साथ इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। उसी तरह से नीचे भी हर एक लोब के साथ इसको मिलाया जाता है। एक शेप बनता है जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। अब ये ऑक्टाहेड्रल शेप की अगर बात करें तो इस ऑक्टाहेड्रल शेप में अगर लिगेंड्स अगर एक्सिस के तरफ से आता है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की तरफ आता है, तो अगर लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, लिगेंड्स अगर इधर से अप्रोच कर रहा है इधर से, तो उनके सामने में जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। उनका जब इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक तरह से एक रिपल्सिव फोर्स होगा। और लिगेंड जब आता है, जब उसको हम पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है। तो लिगेंड एक फील्ड का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग लिगेंड फील्ड कहते हैं। जब वो फील्ड आता है तो ऑलरेडी डी ऑर्बिटल में जो सीएम सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक फील्ड होता है। तो दोनों का फील्ड यहाँ टकरा जाता है, जिसकी वजह कर दोनों में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होने से इसका एनर्जी जो है, लिगेंड फील्ड का जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ जाता है। तो कहता है कि व्हेन लिगेंड्स अप्रोच द सीएमए अलोंग dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये जो शेप है ऑर्बिटल का, ये ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरह का है। मैं बता दूं यहाँ पे 5 उसका शेप है। एक शेप होता है dxy, ये शेप होता है x एक्सिस और y एक्सिस लेकर के एक्सिस के बीच से उसका लोब्स को दिखाते हैं हम लोग, ये dxy कहते हैं। उसके बाद होता है dyz में 2 एक्सिस लेते हैं हम लोग, जैसे एक y एक्सिस ले लिया और z एक्सिस ले लिया। कोई भी एक्सिस ले सकते हैं हम लोग, किसी 2 एक्सिस के साथ ले सकते हैं, क्योंकि हर एक एक्सिस हर एक दूसरे के साथ जो है परपेंडिकुलर होता है, 90 के एंगल पे इंक्लाइंड होता है। तो अब ये y z एक्सिस अगर लेंगे तो दोनों एक्सिस के बीच में ये लोब्स होता है ऑर्बिटल का, तो इसको हम लोग बोलते हैं dxyz। उसके बाद आता है dxz या zx, इसमें 2 एक्सिस होगा, एक x होगा और एक z होगा, इनके एक्सिस के बीच का ये लोब्स इस तरह से होता है। तो ये हो गया dxy, dyz, dzx, तीनों एक्सिस के अंदर एक चीज कॉमन है, ये एक्सिस के बीच होता है। उसके बाद एक आता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका जो शेप होता है वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में नहीं होता है, बल्कि एक्सिस पर ही उसका लोब्स होता है, एक्सिस पर ही लोब्स होता है। ये x है और ये y है। उसके बाद आता है 5वां आपका dz स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है z एक्सिस की तरफ होता है, z एक्सिस की तरफ होता है, और ये z एक्सिस में इस तरह से होता है, और इसमें एक रिंग होता है। रिंग मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इन x एक्सिस y एक्सिस के प्लेन पर जैसे 2 एक्सिस लिया हमने, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 2 एक्सिस है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक z एक्सिस हो गया। तो ये z एक्सिस की तरफ ये उसका लोब्स होगा, और ये xy प्लेन में एक रिंग होता है, उसका शेप को रिप्रेजेंट इस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाया है, ये 2 ऑर्बिटल्स को लेकर के हमने ऑक्टाहेड्रल शेप बनाया है। तो ऑटोमेटिकली अगर लिगेंड्स अगर x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग आएगा, तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स है उससे उसको फेस करना पड़ेगा। या अगर z एक्सिस की तरफ से अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है
तो इनके लोब्स में यानी जेड जो एक्सिस की तरफ जो हमारा ऑर्बिटल है, उनके ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो फेस करेगा, यानी वो वहां पे रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। तो ये इस तरह से हमारा लिगेंड्स के बारे में ये बात है। उसके बाद हम लोग लिगेंड्स को अगर इस तरह से हम दिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर एक वेग स्ट्रक्चर है, ये आपको क्लियर नहीं है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 3 डायमेंशनल फिगर, इससे पहले मैंने ये बता चुका है D2sp3 and sp3d2, इससे पहले वाली वीडियोस में आप जाके देखोगे तो उसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा, वहां आप जाके देख सकते हो। तो कह रहा है कि लिगेंड्स अगर एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी उस समय ये 2 ऑर्बिटल को फेस करेगा, यानी 2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को फेस करेगा, यानी 2 ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है CMA का और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में एक रिपल्सन होगा, जिससे दोनों के बीच का एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर इधर से आ रहा है तो एक्सिस के बीच में भी लोब्स है CMA का, तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन उतना फील नहीं करेगा क्योंकि वो डायरेक्ट वो लिगेंड्स जो है एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो ये 2 को फेस कर रहा है। तो अगर एक्सिस के बीच वाला है तो उसमें लेस रिपल्सन होगा, कम होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसके आमने सामने नहीं होता है। अब इस तरह से अगर आता है, तो अगर लिगेंड्स इस तरह से अप्रोच कर रहा है तो ये जो 2 ऑर्बिटल है D का, इनका एनर्जी हाई हो जाएगा, क्योंकि D ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल है जिसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, यानी पांचों का एनर्जी सेम है। जब लिगेंड्स उसके आजू बाजू में नहीं होता है, आसपास नहीं होता है, कंपाउंड में नहीं होता है, फ्री स्टेट में होता है, तो पांचों का एनर्जी इक्वल होता है, जिसको हम लोग डीजेनरेट कहते हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन जब लिगेंड्स आने लगा तो इनका 2 ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो एकाएक बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे मान लो ये dxy है, dyz है और dzx है, और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और dz स्क्वायर है। इन दोनों का एनर्जी एकाएक बढ़ जाएगा और इन दोनों का, तीनों का एनर्जी इक्वल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इनका बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि 2 हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, इन दोनों ऑर्बिटल को जो जिसका एनर्जी बढ़ जाता है लिगेंड आने की वजह से, उसको हम लोग Eg ऑर्बिटल कहते हैं। ये Eg जो है ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड में आता है, इस्तेमाल आता है, जिसका मानी होता है इवेनली। जी का मतलब होता है जीरेट, इवेनली जीरेट, इवेनली का मतलब होता है इक्वली, बराबर बराबर, जीरेट का मतलब सिमेट्रिसिटी। तो कह रहा है कि उसमें 2 एनर्जी लेवल, 2 जो हमारा ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी लेवल अचानक हाई हो जाता है, उन दोनों को हम लोग Eg नाम से जानेंगे। उसके बाद जो 3 यहाँ पे है जिनका एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में कम होता है, तो उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स कहेंगे और इसको हम लोग T2G ऑर्बिटल्स कहेंगे। इसका भी फुल फॉर्म अगर जानना है, किताबों में जनरली दिया हुआ रहता है ना, ये T2G का मतलब होता है, T का मतलब ट्रिपलेट और 2 का मतलब बिटवीन 2 एक्सिस और G का मतलब जीरेड होता है। यानी ये जो एक्सिस होता है, ये तीनों x, y एंड z एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस के बीच में ये ऑर्बिटल्स का लोब होता है। जैसे मान लो यहाँ हमने एक्स एक्सिस लिया और यहाँ पे अगर हमने वाई एक्सिस लिया, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में इसका लोब्स होता है, इसलिए बिटवीन 2 एक्सिस कहते हैं। तो इसलिए इसको सिंपल इसमें जो है हम लोग सिंबल में उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल भाषा में हम लोग जर्मन, लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया T का मतलब ट्रिपलेट या ट्रिपल, 2 का मतलब बिटवीन 2 एक्सिस, G का मतलब जीरेट ऑर्बिटल्स। अब चूंकि दोनों टाइप के 2 सेट एनर्जी वाले हमारे पास ऑर्बिटल आ गया, 5 ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल का एनर्जी हाई हो गया और 3 का एनर्जी लो रहा, यानी 3 का एनर्जी नहीं बढ़ा। तो इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, उस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग CFSE कहते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चूंकि जो d ऑर्बिटल है 5, उसके अंदर स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट का मतलब कम एनर्जी वाले नीचे हो जाता है और ज्यादा एनर्जी वाले को एनर्जी ग्राफ में उसको ऊपर दिखा देते हैं हम लोग। CFSE को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप हम लेके चलेंगे यहाँ पे, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए, और D का मतलब है एनर्जी का डिफरेंस। दोनों सेट एनर्जी के डिफरेंस में जो आता है वैल्यू, उसको हम लोग डेल्टा नोट से डिनोट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो 2 तरह का सेट बना, एक हायर एनर्जी, एक लोअर एनर्जी, इन दोनों एनर्जी के बीच में जो
एक गैप है एनर्जी का, उस एनर्जी के गैप को अगर हम एक साथ जोड़ने की बात करें, यानी हायर एनर्जी कितना हो गया और लोअर एनर्जी कितना हो गया, हायर को प्लस और लोअर को माइनस कर दें और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो दोनों का एडिशन 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि स्प्लिट होने के बाद जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। लिगेंड्स आ रहा है जरूर, लिगेंड्स आके उनके साथ कंबाइन करेगा, कंपाउंड बनाएगा और डी ऑर्बिटल्स जो है वो स्प्लिट भी हो जाएगा, एक हायर में जाएगा लोअर में, दोनों के एनर्जी में डिफरेंसेस जो हो रहा है, एक पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव दिखाएंगे। ओवरऑल दोनों की एनर्जी को अगर हम ऐड कर दें तो बोलना यह है कि अगर वो स्प्लिट नहीं किया है, विदाउट स्प्लिट पोजीशन में है, तो उतने एनर्जी के बराबर उसको हो जाना चाहिए और उस लाइन को हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर और उसको वेटेड मीन से निकालते हैं दोनों सेट के एनर्जीज के डिफरेंस को हम लोग, और उस लाइन को जहां पे ये तीनों दोनों सेट जो है हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी में 3 है और हायर एनर्जी में 2 है, वो दोनों और ये तीनों एक लाइन में जब आता है तो इसको बेरी सेंटर करते हैं और जब वो बढ़ जाता है तो दोनों के बीच के गैप को CFSE कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब कोई लिगेंड्स CMA के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास या सेंट्रल मेटल आयन के पास कोई भी लिगेंड आसपास नहीं रहता है तो जो 5d ऑर्बिटल है d सबसेल का वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में होता है, पांचों का एनर्जी सेम होता है। तो इसको एक डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे हमने एक एनर्जी का एक लाइन ले लिया और यहाँ लिख दिया एनर्जी, ये एनर्जी का है और यहाँ अभी हमारे पास पांचों ऑर्बिटल है जो इक्वल एनर्जी फेज में है, यानी पांचों का एनर्जी यहाँ पे सेम है। तो 5 ऑर्बिटल में हमारा क्या है, dxy है, dyz है, dzx है एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, जो ऑलरेडी ये जो ऑर्बिटल है 5d ऑर्बिटल, इनका शेप्स, उसका जो 3 डायमेंशनल शेप है वो क्लास 11 में ऑलरेडी वो मेंशन किया गया है केमिस्ट्री में। तो ये जो है ये 5 अभी डीजेनरेट है, इसको बोलते हैं 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, यानी पांचों ऑर्बिटल यहाँ आराम से ये सोया हुआ है, शिथिल है, पांचों के साथ एनर्जी अभी इक्वल है। डीजेनरेट का मानी होता है हैविंग इक्वल एनर्जी, पांचों का एनर्जी सेम है। अब होता क्या है कि अब इस ऑर्बिटल्स के पास यानी सेंट्रल मेटल एटम के पास लिगेंड्स आता है, तो जो ही लिगेंड्स उसके तरफ बढ़ता है तो ये पांचों डी ऑर्बिटल्स अचानक वो जाग उठता है, यानी वो अलर्ट हो जाता है, अलर्ट मोड में आ जाता है, या यूं कहो कि एक्साइटेड हो जाता है। और केमिस्ट्री में जब हम एक्साइटेशन की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है। जो ही लिगेंड इसके आजू बाजू में आना चाहता है ये पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी एकाएक बढ़ जाता है। अब यहाँ पांचों का एनर्जी बढ़ गया, यानी ये 5 अब एक लिगेंड फील्ड में आ गया, यानी लिगेंड फील्ड के प्रभाव में, इफेक्ट में पांचों आ गया। तो ये जो पांचों है अभी पांचों बराबर रूप से यहाँ पे एक्साइटेड आ जाता है, हो जाता है। जब पांचों एक्साइटेड हो जाता है तो यहाँ हम लोग बोलेंगे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन लिगेंड्स फील्ड, यानी लिगेंड्स जब उसके आसपास आने लगा तो उस लिगेंड फील्ड में ये 5 डी ऑर्बिटल्स जो है डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट का मानी है कि उनके जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम हो जाता है, यानी एनर्जी में दोनों पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंट नहीं रहता है, पांचों एनर्जी का एनर्जी यहाँ भी सेम है, लेकिन एनर्जी एक्साइटेड है। ये जब एक साथ ये ऑर्बिटल्स के पास जब लिगेंड्स अप्रोच करना चाहता है तो ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन लिगेंड्स फील्ड, ये लिगेंड्स फील्ड में एक्साइटेड हो जाता है, यानी इसका एनर्जी बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग अगर ऑक्टाहेड्रल फिगर देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल डायमेंशन देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो ऑक्टाहेड्रल में हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स का लोब्स होता है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ होता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ होता है तो वो ऑर्बिटल ये दोनों शो करता है। उधर की तरफ अगर लिगेंड आता है तो ये दोनों एक्सिस का जो
एनर्जी है वो बढ़ जाता है, दोनों एक्सिस का एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों का एनर्जी जब इंक्रीज करेगा तो दोनों को हम लोग ऊपर कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो ग्राफ है हम लोगों ने ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया है। तो यहाँ पे एक हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर, और बाकी तीन का एनर्जी डाउन हो जाता है, यानी डिक्रीज कर जाता है। इसमें हमारा है डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इसको हम लोग T2G कहते हैं और इसका नाम है EG। अब इन दोनों के एनर्जी में डिफरेंसेस आ जाता है और इसके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम लोग डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं सेंट्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पे सेंट्रल फील्ड जो है यानी CF सेंट्रल फील्ड, और वो स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होकर के कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी राइज कर जाता है, कुछ का डाउन कर जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑर्बिटल हमारा स्प्लिट हो गया, टूट गया, 3 डाउन में और 2 अप में। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो गैप कुछ इस तरह से होता है, कहा जाता है कि जब ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स लिगेंड के आने से उसके फील्ड में इसका एनर्जी एक्साइटेड होकर के बढ़ जाता है, तो अब 2 में ज्यादा बढ़ता है और 3 में कम हो जाता है। अगर ये टोटल एनर्जी का डिफरेंसेस को अगर देखा जाए, यानी कितना इंक्रीज किया और कितना डिक्रीज किया, इन टोटल का अगर सम किया जाए तो सम टोटल 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये एनर्जी जो इंक्रीज किया और वो डिक्रीज किया, ये दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो फिर यही एनर्जी मिलेगा हमको, और यानी इस हालत में जो एनर्जी है यही सिचुएशन में आ जाएगा दोनों जोड़ के। इसको हम लोग बैरी सेंटर कहते हैं, इस लाइन का नाम है बैरी सेंटर। तो ये है बैरी सेंटर, तो ये बैरी सेंटर कहते हैं बीच वाले लाइन को जहां पे 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स यहां पे स्थित है। अब सवाल है कि इसका एनर्जी कितना बढ़ सकता है और इसका एनर्जी कितना घट सकता है। तो कहा जाता है इसको मैथमेटिकली वेटेड मीन से दिखाते हैं। तो ये मैथमेटिकल वेटेड मीन्स में अगर आप जाओगे बच्चों तो थोड़ा सा लिटिल बिट आपको कंफ्यूजन होगा। मैं उसको साधारण भाषा में सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आई डू होप कि आप उसको समझ जाओगे। तो इसके लिए हमने मान लिया, इसको थोड़ा सा मैं दूसरे पेज में ले लेता हूं, दूसरा पेज मैंने ले लिया। यहाँ पे मान लिया कि हमने एक यहाँ पे एक तराजू ले लिया, बैलेंस ले लिया, जो कॉमन बैलेंस होता है, जनरली हम लोग साग सब्जी नापते हैं बच्चों। ये बैलेंस ले लिया जिसमें 2 पलड़ा है, और चूंकि यहाँ हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स है, तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है इसके हिसाब से इसको हम जो 5 इक्वल डिवीजन में इसको बांट देते हैं। जो डंडा है दोनों पलड़े को जोड़ने वाला, तो 5 इक्वल डिविजन्स में इसको हमने बांट दिया, 1 2 3 4 और 5। अब अगर हम कहें कि ये इक्वली वेट अगर है दोनों तरफ है, तो उसका जो फुलक्रम है बिल्कुल मिडिल में होगा। फुलक्रम जो है यहाँ मिडिल में होगा, जिससे हम लोग पकड़ के तराजू को नापते यहाँ पे होगा। अब ये 5 घर में डिवाइड किया। अब मान लो इधर की तरफ हमने 2 रखा और इधर की तरफ 3 ऑर्बिटल रखा, कुछ देर के लिए मान लिया कि कोई चीज है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ इसका अगर 1 का वेट mg है तो 3 का वेट यहाँ क्या हो जाएगा, 3 mg हो जाएगा, जो भार हो जाएगा। और 1 का mg है, यहाँ 2 है तो 2 का mg कितना हो जाएगा, 2 mg हो जाएगा। अब ये कि फुलक्रम यहाँ पे नहीं रहेगा। फुलक्रम अगर यहाँ रहेगा, जो 3 mg है, ऑटोमेटिकली इधर डाउन ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो ये पल्ला जो इधर की तरफ झुक जाएगा। लेकिन हमें झुकाना नहीं है, तो फुलक्रम को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको हमें खिसकाना पड़ेगा। अब सवाल है कि हम कितना दूर उसको खिसका है। मान लिया कि इधर की तरफ हमने यहाँ x ले लिया और ये 5 डिवीजन में बांटा हमने, तो इसको इधर की तरफ हम 5 माइनस x कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग फोर्स का, यहाँ पे जो वेट है, वेट दैट इज फोर्स, फोर्स का यहाँ पे हम लोग मोमेंट निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की जब बात करोगे बच्चों, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इसका डाउन की तरफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा फोर्स यानी 2 mg एंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्स लेंथ या आर्क लेंथ कहते हैं। कितना लेंथ इसका x है, तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये इक्वल होना चाहिए। अगर तराजू को हमको बैलेंस में रखना है तो इधर का मोमेंट ऑफ फोर्स इधर जो इधर झुकाने वाला फोर्स है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये 3 mg है और यहाँ डिस्टेंस या फोर्स आर्म जिसको कहते हैं ये 5 माइनस x है। तो ये mg को हमने कैंसिल करा, तो इधर की तरफ हो गया हमारा 2x और इधर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15 माइनस 3x, 3x को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5x, हो जाएगा 15 और x हो जाएगा 15/5 यानी 3 हो जाएगा। यानी ये जो है फुलक्रम यहाँ से 3 घर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी फुलक्रम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब फुलक्रम यहाँ आ जाएगा तो ये इधर की तरफ हमारा कितना डिवीजन आया, 3 डिवीजन आया, यानी आउट ऑफ 5 में 3 डिवीजन आया, यानी आउट ऑफ 5 में 3 और आउट ऑफ 5 में इधर 2 डिवीजन आया।
आउट ऑफ 5 यानी 2 आउट ऑफ 5 2/5। तो 2/5 का लेंथ इधर होगा एंड 3/5 का लेंथ इधर होगा, जिधर की तरफ 2 होगा जिधर की तरफ 3 होगा उधर 2/5 का लेंथ हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग जो है इस फिगर के हिसाब से हम लोग यहाँ इसको इस तरह से देखते हैं, उधर की तरफ 2 गया है, इसका मतलब है कि इधर का जो एनर्जी का जो बंटवारा हो जाएगा ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, एक के लिए 3/5 हो जाएगा। और चूंकि डिफरेंस को हम लोगों ने जो CFSE है उसको हमने डेल्टा नोट कहा है, और चूंकि एनर्जी बढ़ा है तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और इधर की तरफ जो है घटा है तो इसको माइनस कर देते हैं और इधर लिखते हैं -2/5 डेल्टा नोट। अब एक के लिए, और हमारे पास यहाँ 2 है तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 6/5। और इसी तरह से अगर यहाँ 3 है, ये 2/5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा 6/5, 6/5 माइनस 6/5 प्लस दोनों ऐड करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, एनर्जी हमारा एज इट इज है, एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है। हम उसको कह सकते हैं कि एनर्जी जो इस 5D जेनरेट ऑर्बिटल्स का था अभी भी उतना ही है, चेंज नहीं है, चेंज यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से, और इसको अगर और भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चाहते हो बच्चों तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 0.6 हो जाएगा डेल्टा नोट, और इसको अगर करोगे तो ये -0.4 हो जाएगा डेल्टा नोट। तो ये इस तरह से एनर्जी का बंटवारा हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, लिगेंड चूंकि अप्रोच कर रहा है CMA के पास, और जब CMA के पास लिगेंड अप्रोच कर रहा था तो लिगेंड का जो ऑर्बिटल्स है एक्साइटेड होकर के ये ऑर्बिटल 2 ग्रुप में बढ़ गया, एक का नाम हो गया EG, दूसरे का नाम हो गया 2TG। एनर्जी पॉजिटिवली बढ़ गया, एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहे घट गया। लेकिन जब यहाँ पे लिगेंड आ रहा है तो लिगेंड हमारे पास 2 तरह का बच्चों, 2 तरह का बोले तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दूसरा वीक लिगेंड है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर इसके तरफ अप्रोच करेगा तो इसका एक्साइटेड जो पोजीशन है वो और थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा गेन करेगा ये। और अगर वीक लिगेंड अगर आता है तो रिपल्सन कम होगा और 5D ऑर्बिटल्स जो एक्साइटेड हालत में आ जाता है, यानी उसके अंदर जो एनर्जी आ जाता है वो एनर्जी थोड़ा सा कम होगा। तो वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल यानी इस हालत से अगर उसका एनर्जी राइज करता है, कितना राइज करेगा, किस पोजीशन में रहेगा, वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग के और वीक लिगेंड के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज्यादा जाएगा और ज्यादा जाएगा तो ये डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर वीक लिगेंड है तो ये कम हाइट पे जाएगा, एनर्जी कम स्टोर होगा यानी कम रिपल्सन होगा, और ये एनर्जी का जो गैप है दोनों के बीच में डिफरेंस वो भी कम हो जाएगा। इस तरह से एनर्जी का ये बाइफर्केशन होता है यानी स्प्लिटिंग हो जाता है, और इसलिए इसका नाम हम लोग CFSE एनर्जी कहते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लिगेंड फील्ड आने की वजह से ये बंटवारा हो जाता है। अब ये देखना है कि अगर लिगेंड इसको अप्रोच करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड किस तरह का बनाएगा, किस तरह के बॉन्ड को बनाने में सक्षम है, उस बॉन्ड को कैसे वो बनाएगा, कैसे वो मैनिपुलेट करेगा, उसको देखते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास CMA में, सेंट्रल मेटल एटम में, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में 1 हो या 2 हो, D सबसेल में या 3 हो, 1 2 3 तक चलते हैं। अगर 1 2 3 तक चल रहे हैं तो ये दोनों के लिए यानी फॉर बोथ, दोनों के लिए, दोनों का मतलब हो गया कि वीक लिगेंड, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, यानी दोनों लिगेंड्स के लिए इसको अगर हम देखेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये पहले कम एनर्जी लेवल को ऑक्युपाई करेगा। यानी अगर हम इसको 1 by 1 देखें, अगर यहाँ D1 कहें कि ये ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और हमने यहाँ ऑर्बिटल्स को बांट रखा है, एक को हमने EG कहा है और दूसरे को हमने ये T2G कहा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में आएगा, यहाँ पे आएगा। इसी तरह से अगर हम D2 की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी वही बात आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी को ऑक्युपाई करेगा, पहले ये 2 ऑक्युपाई करेगा। और अगर आप D में 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अगर बंटवारा हो तो अभी भी वो कम एनर्जी वाले को ऑक्युपाई करेगा। ये दोनों के लिए है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्युपाई करेगा लेस एनर्जी वाले प्लेस को, यानी कम एनर्जी वाले को। तो कम एनर्जी वाले प्लेस में ये सिचुएशन है। अब अगर हमारे पास D4 आ जाए, यानी
4 इलेक्ट्रॉन अगर हो, अब ये सिचुएशन क्या होगा? अब ये सिचुएशन डिपेंड करता है कि ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी ऑक्युपाई कर लेगा। अब चौथा एनर्जी क्या वो इन दोनों में से किसी में जाएगा या इसी में पहले पेयर करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि वो लिगेंड क्या है। मान लो अगर ये दोनों के बीच जो हमारा एनर्जी का गैप है, ये गैप एनर्जी अगर ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, यानी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा अगर है गैप एनर्जी, मतलब ये मान के चलो कि अगर इलेक्ट्रॉन को हमको यहां बैठाना है तो जो ही इलेक्ट्रॉन इस घर में बैठाओगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये भी ऑलरेडी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहां इन करने नहीं देगा, यानी हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां पुट करने के लिए, रखने के लिए, इंसर्ट करने के लिए मान लो हमें 5 जूल एनर्जी लगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला है जहां पे हम लोग ईजी कहते हैं, ये जो ईजी का जो पोजीशन है, मान लो इसका एनर्जी वहां पे 6 है, 6 एनर्जी में है वो, यानी उसका अपना एनर्जी 6 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इसमें अगर हमको इंसर्ट करना है तो हमें इतना एनर्जी लगेगा, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन को अगर हम पेयर करेंगे तो हमको 5 जूल एनर्जी लगेगा, जबकि जूल नहीं होता, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, समझने के लिए हमने ऐसा किया। तो आप बजाय उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने के लिए आप यहाँ भेजना चाहोगे, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएगा। अगर लिगेंड क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका जो फील्ड बनता है, फील्ड जो बनता है लिगेंड का, उसका फील्ड का वैल्यू भी ज्यादा होगा, और फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा तो जो बंटवारा हो रहा है डी ऑर्बिटल का, उनके दोनों के बीच में भी एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, यानी एनर्जी गैप जो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, उस समय यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता होगा और वहां पे वो यहां नहीं जाकर के इलेक्ट्रॉन को यहां कर देता है। अब हो सकता है दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, मे बी कि दूसरा केस इस तरह का हो जाए, इस तरह का केस आ जाए, मान लिया कि ये D4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास यहाँ 2 ऑर्बिटल है और यहाँ हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हमने तो पहले इसको इंसर्ट कर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन, इट मे हैपन कि इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप है डेल्टा नॉट, ये जो है पेयरिंग एनर्जी से कम है। और ये कब होता है? जब लिगेंड क्या हो? वीक हो। जब लिगेंड वीक होगा, वीक लिगेंड होगा, तो वीक लिगेंड में यानी दोनों का जो एनर्जी का बंटवारा है तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहता, वो गैप बहुत कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे कम एनर्जी खर्च होगा और पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है। मान लो पेयरिंग में आप 5 जूल एनर्जी लगाते हो और ये जो आपका एनर्जी का गैप है यहाँ से यहाँ इसको ले जाने में वो 4 जूल का है, तो हम चाहेंगे कि मिनिमम एनर्जी से हमारा काम चल जाए, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमें ज्यादा एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा, तो अब इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाके इंसर्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आकर के यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से क्या करेगा? अब मान लो यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिया यहाँ पे, तो यहाँ हमने भर दिया 2, 3 और यहाँ हमने 1 भर दिया, और अगर 5 भी आएगा तो 5 भी यही आएगा, वहीं पे आएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर 5 के बाद अब छठा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, कहां जाएगा? 7, 8, 9, 10 इस तरह से, चूंकि मैक्सिमम वो 10 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कराएगा अपने घर में, तो इस तरह से बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम भरेंगे तो भरने का सिचुएशन क्या होगा? तो इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने वो सारा चीज बता रखा है। इसके बाद आपको अगले वीडियो में जाना है तो आई बटन को आप प्रेस करो, आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी आपको करना है बाबू, तो आप जाकर के हमारे लिंक में वीडियोस में सारे वीडियोस को देख सकते हो, लिंक में वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 बाय 1 एक के बाद एक लिंक है, अगर ये डिलिंक कहीं भी कर दोगे तो आपको हो सकता है कि चीज समझ में नहीं आ जाए, नहीं है। और अगर आपने पहले से कुछ जान रखा है तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन बेहतर है कि आप उसको देख लो, बहुत बड़े लेंथ का वीडियो नहीं है, छोटे छोटे लेंथ का है, तो आसानी से आप समझ सकते हो, सरल भाषा में किया गया है। अब जाकर के आप इसको अगर क्लियर कर लेते हो तो CFT आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।